नमस्कार दोस्तों, आज वही टॉपिक है फिर से राजस्थान का पशुधन पार्ट नंबर 4। और अब पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया ना। और अब नंबर 5 को पढ़ना अपने को ऊँट पर। ऊँट पर भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे, तो ऊँट के बारे में देखते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने ये ध्यान रहे, दाहिनी तरफ जो आप वीडियो देखेंगे तो उसके दाहिनी तरफ 3 टिमकियाँ आती हैं, उनको दबा करके उसकी क्वालिटी बढ़ा लें ताकि वीडियो साफ दिखाई दे आपको, ठीक है ना। क्वालिटी 480 कर लें, ठीक है। वो यहाँ से दबाएंगे तो इस साइड में क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी बढ़ा लेना। और एक इसकी स्पीड चाहो तो बढ़ा लेना, अपने हिसाब से देख लेना। बात कर रहे थे हम ऊँट की। तो ऊँट का जो प्रश्न पूछे तो सबसे पहला प्रश्न यही है। देखिए, भारत में सर्वाधिक ऊँट किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊँट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? राजस्थान में। ऊँट सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, ध्यान रहे। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं पूछ ले तो सबसे ज्यादा ऊँट पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ऊँट बाड़मेर में, ठीक है। ये बाड़मेर हो गया यहाँ पर। भारत में सबसे ज्यादा ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं और लगभग कहें 80-85% है वो राजस्थान में पाए जाते हैं ऊँट भारत के। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर पाए जाते हैं। नंबर 2, ऊँट का वैज्ञानिक जो नाम है वो है, वैज्ञानिक नाम वो है कैमलस। क्या नाम है? कैमलस, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इसका उपनाम है इसका ऊँट का। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो बताएंगे ऊँट को कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में जहाज की तरह खूब आसानी से चल सकता है। जैसे जहाज दौड़ती नहीं स्पीड से, ऐसे रेगिस्तान इस बालू का स्तूपों के मध्य है ना, ऊँट गाड़े या ऊँट चलने में बड़े आसान होता है। क्यों रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? कि चलने में आसानी होती है। उनके पैर गद्दीदार होते हैं, पैर गद्दीदार होते हैं, और गद्दीदार होने से चलने में आसानी होती है, चलने में आसानी, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊँट को। वो फंसते नहीं हैं पर आराम से चल सकते हैं। बाकी अगर खुर वाले जो से मान बात करें अपने बैल वगैरह, तो वो उनको चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो खुर फंस जाते हैं उस मिट्टी में, इनके फंसते नहीं हैं। चिकनाई वाली जगह है, काली मिट्टी है, वहाँ ऊँट के चलने में दिक्कत होती है, वो फिसलन हो जाती है वहाँ पर। वहाँ जो खुर वाले पशु हैं ना, वो आसानी से चल सकते हैं। 5वां जो प्रश्न बनता है ऊँट का, ऊँट लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है? लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है, पिए बिना रह सकता है। ये क्या कारण है? तो उसका जो कुबड़ है, कुबड़ में ध्यान रहे चर्बी पाई जाती है, और चर्बी के कारण वहाँ पर पानी की मात्रा बनी रहती है। तो कुबड़ में चर्बी पाए जाने के कारण से ऊँट लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है। ऊँट एक ऐसा पशु है, अगर उसको एक दिन पानी न मिले तो आसानी से निकाल सकता है। तो ध्यान रहे, ऊँट के बारे में ये प्रश्न बन रहे थे। आगे की बात करूँ ऊँट के बारे में प्रश्न, तो ऊँट वर्तमान में राज्य पशु ध्यान घोषित कर दिया गया है। ऊँट को क्या घोषित कर दिया गया है? राजकीय पशु या राज्य पशु। बात करें तो राज्य पशु कौन सा है? ये ऊँट है। तो देख रहे, ध्यान रहे, राज्य पशु 2 हैं। एक तो वन्य जीव की दृष्टि से, वन्य जीव जो वनों में रहते हैं, तो वन्य जीव की दृष्टि से है राज्य पशु है वो तो है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। और ऊँट को हम पालते हैं। अगर हम बात करें घरेलू या पालतू श्रेणी में, पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊँट, ठीक है ना। प्रश्न पूछिए आपसे, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो या तो ऊँट आएगा ऑप्शन में, चिंकार आएगा। तो दोनों उत्तर सही होंगे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन नहीं देंगे, ध्यान रहे। अगर आपके प्रश्न दोनों ऑप्शन में देंगे तो ये पूछेंगे कि पशुधन की दृष्टि से या घरेलू दृष्टि से या पालतू दृष्टि से, पशुधन की दृष्टि से पशुधन कौन सा है? पशुधन तो ऊँट ही है, चिंकारा थोड़ी है। चिंकारा तो आपको पता है कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। तो वन्य जीव की दृष्टि से पूछें तो चिंकारा बताना है, और पशुधन की दृष्टि से पूछे तो राज्य पशु कौन सा बताना है? ऊँट को बताना है। और ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया है? तो राज्य पशु घोषित किया गया ऊँट को वो 2014 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है?
2014 में, और ये डेट भी बता देता हूँ आपको, 30 जून 2014 थी, ठीक है ना, 30 जून 2014, यानी लगभग मध्य में 2014 के बिल्कुल बीच का जो 30 जून होता है ना, आज 30 जून ही तो है, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो 30 जून का ही बना रहे हैं। तो आज के दिन देख लो राज्य पशु घोषित हुए, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, 6 साल हो गए ऊँट को। तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसी वर्ष इसको ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। अब ऊँट है ना, वो वध करने योग्य नहीं, उसको अगर कोई मारता है तो 1 से 7 साल की जेल हो सकती है, बता देता हूँ आपको। अगर ऊँट पालोगे और एक ऊँट वृद्धि करोगे ना, इसका जैसे मान लो प्रजनन कराओगे तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये की सब्सिडी देता है गवर्नमेंट ऊँट बढ़ाने के लिए, ध्यान रहे। वैसे ऊँट बढ़े नहीं है, 2012 में जो पशु गणना हुई थी 19वीं, उसकी बजाय 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है। तो ऊँटों में कमी आई है। ऊँटों में कमी कितनी आई है ये बताया था मैंने आपको, 34.69% की कमी आई है, अर्थात लगभग 35% कमी हुए ऊँट, ठीक है ना, लगभग 35% ऊँट कम हो गए 2012 की दृष्टि से 20वीं पशु गणना में। 19वीं पशु गणना की दृष्टि से बात करें तो अगली पशु गणना 20वीं पशु गणना में कितने ऊँट कम हो गए, 35% ऊँट कम हो गए। ध्यान रहे, ऊँटों को कम होने की दृष्टि से दूसरा स्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम पशु हैं वो है गधे। गधे वैसे सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बाड़मेर में। और सबसे ज़्यादा कम कौन से पशु हैं, गधे। दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा कम कौन से पशु हैं, तो ऊँट हुए। तो ऊँटों की कमी होगी, ध्यान रहे, 35% कमी होगी लगभग, तो ये याद रखना आप। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है आपके ऊँट से संबंधित, वो ये है, देखिए क्या पूछा जाता है। एक है, जैसे आपने केंद्रीय भेड़ एवं ऊँट केंद्रीय भेड़ एवं प्रजनन संस्थान पढ़ा था, ऐसे केंद्रीय ऊँट ये प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता है कि जोड़बीर बीकानेर में है। ये कई बार आप पूछा जा चुका है प्रश्न कि केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, संस्थान कहाँ है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ बताओगे आप, ये बताएंगे आपसे जोड़बीर बीकानेर, जोड़बीर बीकानेर में क्या है, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। ये अपने जोड़बीर है, ये करणी माता का जो ओर्ण क्षेत्र बोला जाता है इसको, करणी माता है, उसके जो प्रभाव के कारण से, और यहाँ के जो बीकानेर के राजाओं ने, बहुत उपजाऊ जमीन है, काफ़ी लंबी है, कोई 100-150 मतलब लंबे 100-150 किलोमीटर के दायरे में, काफ़ी लंबी दूरी में ये छोड़ रखी जगह, और वो खाली जगह पड़ी पशुओं के लिए। तो वहाँ यानी वो बीकानेर के इधर पूर्वी साइड में ही जोड़बीर क्षेत्र बोलते हैं उसको, जंगली क्षेत्र है, उसमें केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान है, ये वहाँ पर है। तो वहाँ पर ऊँटों के बारे में अनुसंधान होता है, अभी कौन से रोग होते हैं उसमें, कैसे उसको लंबे समय तक ताकतवर बनाया जा सकता है। तो ऊँटों में पाया जाने वाला रोग है, ऊँटों में कौन सा रोग पाया जाता है, ऊँटों में सर्रा रोग पाया जाता है। कौन सा रोग पाया जाता है, सर्रा रोग, ध्यान रहे ऊँटों में। और ऊँटनी का जो दूध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊँटनी का दूध है, वैसे सांड बोलते हैं अपने देसी भाषा में, सांड ऊँटनी को बोलते हैं। तो ऊँटनी का दूध है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, विटामिन सी। किसी भी दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, ध्यान रहे, विटामिन सी होगी तो फट जाएगा दूध, तो ध्यान रहे विटामिन सी पाई जाती है, इसलिए ऊँटनी का दूध जमता नहीं है। क्योंकि हम जब विटामिन सी अर्थात तो उसमें छाछ जावन डालते हैं तो जम जाता है, लेकिन ऊँटनी का दूध कभी जमता नहीं है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है, बहुत गुणिया होता है। और ये मधुमेह जो रोग है ना, जिसके शुगर की बीमारी है, अगर वो ऊँटनी का दूध पीना चालू कर दे तो उसका मधुमेह रोग दूर हो सकता है। तो मधुमेह रोग में ये कामयाब है ऊँटनी का दूध। तो ध्यान रहे, ये सबसे पहले अपने राजस्थान में ऊँट लेकर के कौन आया, ये बड़ी बात है। तो राजस्थान में पहले ऊँट नहीं थे, ये अरब कंट्री थी ना, सऊदी अरब वगैरह नाम सुना होगा आपने, जो अरब क्षेत्र है, तो उधर से है ना, इराक ईरान से लेकर के आया था पाबू जी, अपने लोग देवता है पाबू जी पहली बार मारवाड़ में ऊँट लेकर के आए थे, ध्यान रहे। और ऊँट जो पालक जाति है, ऊँट पालक जाति कौन पालती है ऊँटों को, ऊँट पालक जाति है वो है रेबारी। कौन सी है, रेबारी है, वो ऊँट पालते हैं, ध्यान रहे, वो ऊँटों के टोल रखते हैं।
और जब ऊँट बीमार होता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी। पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं तो ऊँट सही हो जाता है, ऊँटों में सर्रा रोग पाया जाता है। ये मैंने बता ही दिया है। और इसके बाद में अब आगे का प्रश्न है वो ऊँट पर देखिए क्या है। ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है ऊँट जैसलमेर में। सॉरी, जैसलमेर में नहीं, मैंने गलत बोल दिया। ऊँट सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में, मैंने पहले बताया था आपको। और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम ऊँटों की नस्ल की। ऊँट की नस्ल कौन कौन सी है, उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, देखते हैं ये भी। ऊँट की नस्ल, सबसे पहला है नंबर 1 नाचना। नाचना ऊँट बड़ा सुंदर होता है, ये जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है ना, नाचना ऊँट कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। दूसरा है गोमट। गोमट जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है ना, फलोदी के आसपास। ठीक है ना, और ये बोझा ढोने में कामयाब है। बोझा ढोने का मतलब जानते हैं ना, यानी कि कहूँ तो मैं जैसे अपने सवारी गाड़ी जोड़ते हैं ना, तो वो सवारी गाड़ी जोड़ करके और उस नस्ल है ना वो, ये बहुत कामयाब है गोमट। हालांकि इससे ज़्यादा बोझा ढोता है बीकानेरी। बीकानेरी तो सबसे उत्तम किस्म का जो है ना ऊँट है। तीसरी नस्ल है बीकानेरी। पूछे कि सबसे उत्तम किस्म का ऊँट कौन सा है, तो बताएंगे बीकानेरी। क्यों? ये बोझा ढोने में भी है, बोझा ढोने में भी, और साथ में हल जोतने में। और आपको पता है ज़्यादातर है ना हल जोतने के लिए पालते हैं ऊँट। तो हल जोतने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो वो है ये क्या नाम उसका बोलते हैं अपने बीकानेरी नस्ल। ठीक है ना, और नाचना है, ये दौड़ने में प्रसिद्ध है। कई बार दौड़, ऊँटों की दौड़ भी होती है, आपको पता है अपने यहाँ पर पुष्कर के मेले में वगैरह। और ऊँट महोत्सव है वो जनवरी माह में। ऊँट महोत्सव ये प्रसिद्ध है। ऊँट महोत्सव ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। जनवरी माह में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, जनवरी में। तो यहाँ से देश विदेशी जो पर्यटक आते हैं वो बड़ा आनंद उठाते हैं इस पर्यटन क्षेत्र का। ये कई बार गाँव में भी करवाया जाता था पहले, लेकिन अब बीकानेर में शहर में करवाया जाने लग गया है। तो ये ऊँट महोत्सव हो गया। अब बात कर रहे थे अगले जो ऊँट की नस्ल की, तो ऊँट की नस्ल और भी हैं। और वो अगर बात करूँ मैं, जैसे अलवरी है, कच्छी है, ये और भी नस्लें हैं। लेकिन विशेष तौर पर ये ऊँटों के बारे में बीकानेर पर ज़्यादा प्रश्न आता है, तो ध्यान रहे, समझ में आ गया होगा आपको ऊँट के बारे में। ऊँट के बारे में काफ़ी प्रश्न बता दिए मैंने। अब आगे की बात करते हैं घोड़ों की। ठीक है ना, अगला जो पशु है वो है घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा, अब घोड़ा का नाम याद रखते हैं, आपको चेतक नाम याद आता होगा। घोड़ा हो तो चेतक जैसा। ठीक है ना, यानी कि बिना खाए पिए बिना रह जाए, लेकिन यानी हार नहीं मानता, वो घोड़ा है चेतक। ठीक है, और चेतक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले घोड़ा की थोड़ी बात हो जाए तो घोड़ा सबसे ज़्यादा बीकानेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं घोड़ा? बीकानेर। ठीक है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न घोड़ा पर बनता है, वो ये बनता है घोड़ा में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। तो एक तो है ग्लैंड्रस, ग्लैंड्रस रोग है, एक फड़किया रोग है। ये दोनों रोग हैं, ये दोनों घोड़ों में पाए जाते हैं धान में, ग्लैंड्रस और फड़किया। ज़्यादातर कोई घोड़ी पालन करता है, घोड़े पालन को डर यही लगता है इन लोगों को कि वो अचानक जवान होता है और उसके बारे में कोई ये कह देता है ना बड़ा सुंदर है, सुंदर घोड़ी है, सुंदर घोड़ा है, तो वो उसके मरने के चांस पता नहीं क्या होता है इनके, तो ये बहुत जल्दी मरने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता है घोड़े और घोड़े की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 3-4-5 लाख से नीचे नहीं आते घोड़े या घोड़ियाँ। तो तभी तो लोग है ना ये ब्याह शादी में खूब कमाते हैं ना, दूल्हे को बैठा करके घोड़ियों पर। तो इसके बाद में बात कर रहे थे हम घोड़े की। अब ग्लैंड्रस और फड़किया रोग बताई दिया मैंने आपको। अगला जो प्रश्न है घोड़े का वो है कि घोड़े की जो नस्ल बताएंगे, लेकिन उससे पहले घोड़ा प्रजनन एवं संवर्धन संस्थान ये है कैरू में। घोड़ा प्रजनन एवं संवर्धन, संवर्धन का मतलब ये हुआ कि इसमें नस्ल सुधार होती है। ये संस्थान कैरू में है, कैरू जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। घोड़ा प्रजनन, उनका प्रजनन करवाया जाता है, संवर्धन, नस्लें
मिश्रण की जाती हैं, उत्तम किस्म के घोड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गया कैरों में। और अब नस्ल की बात करेंगे भाई। तो नस्ल में बात करें तो घोड़े की नस्ल एक तो है नंबर 1 मालानी, नाम सुना होगा आपने, मालानी नस्ल के घोड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। मालानी कहाँ है? मालानी बाड़मेर में है, आपको पता है। मालानी को मारवाड़ भी कहते हैं। मालानी नस्ल का घोड़ा है, इसी को मारवाड़ी घोड़ा भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था कि मारवाड़ी नस्ल बकरी की, भेड़ की, घोड़े की, तीनों की है। तो ये मारवाड़ी मालानी एक ही बात है। और ये दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे घोड़े दौड़ने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वैसे घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है ना। कौन से घोड़े हैं? तो मालानी नस्ल के अर्थात मारवाड़ी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध हैं। और एक है काठियावाड़ी, ठीक है ना। तो दूसरा है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी घोड़ा है, ये इसका मुंह होता है ना, ये अरबी नस्ल से मिलता जुलता है। अरब के घोड़े होते हैं ना, अरब यानी सऊदी अरब है, इराक ईरान है, वहाँ जो घोड़े पाए जाते हैं उनके अरबी नस्ल के मुंह से मिलता नहीं, उससे मिलता जुलता घोड़ा कौन सा है? तो वो काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ वैसे तो गुजरात में पड़ता है। तो अरबी नस्ल का मुंह किस घोड़े की नस्ल का होता है? तो ये बताएंगे आप, काठियावाड़ी घोड़े का। और आपको पता ही है कि महाराणा प्रताप है, उसके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। उसके हाथी का तो नाम था राम प्रसाद, और घोड़ी का या घोड़े का नाम क्या था? वो था चेतक। तो ये याद रखेंगे आप, चेतक और राम प्रसाद, ठीक है। अब बात करेंगे अपने गधों की। तो गधों की बात करते हैं हम। घोड़ा के बाद में अगला है गधा। गधा बड़ा मेहनती होता है, और गधा का नाम लेते ही आपको हंसी आती होगी, है ना। वैसे कई बार किसी को कह देते हैं, किसी व्यक्ति को भी हम गधे की तुलना कर देते हैं, तो समझ जाते हो आप गधे की तुलना क्यों की जाती है। क्योंकि उसमें यानी कि वो मान लेते हैं कि काम तो खूब करता है लेकिन दिमाग नहीं है ना, बिना जिसमें कम दिमाग होता है उसको गधे से तुलना कर देते हैं। लेकिन गधा पशु होता है, आदमी नहीं होता, ध्यान रहे। और गधा की बात करूँ मैं तो सर्वाधिक तो बाड़मेर में पाए जाते हैं। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं राजस्थान में, और सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। गधे बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट इसमें यह है कि 2019 में 2012 में 19वीं पशु गणना हुई, ठीक है, पशु गणना। और 2019 में हुई 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना। इन पशु गणना के दौरान, ये पशु गणना के अंतर के दौरान ध्यान रहे, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कमी, राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई? तो इसका उत्तर हो गया गधा। कितनी कमी हुई भाई? तो इसका उत्तर बता देता हूं आपको, 69 और पहले बताया था 31%, लगभग, सॉरी 71.31%, लगभग कहें तो 70 से अधिक, 70 से अधिक यानी कि 35% के आसपास थे ऊंटों की कमी। उससे दुगना कर लो तो गधों की कमी सबसे ज़्यादा। गधों की कमी की दृष्टि से पहला स्थान है गधों में, और दूसरा स्थान कमी की दृष्टि से है ऊंटों का। ध्यान रहे, गधों का पहला है और ऊंटों का दूसरा है। इस पशु गणना के आधार पर बात करूं, कमी की बात करूं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से पशु कम हो गए? गधे कम हो गए। ध्यान रहे, 83 लाख गधे थे पहले, और 2012 में 19 में आकर के वो सिर्फ मात्र और मात्र 22-23 लाख गधे बचे हैं। तो गधों को भी बचाना पड़ेगा। गधों का जो मेला है, मेला भरता है गधों का, मेला है लूणियावास में भरता है। लूणियावास में जयपुर में पड़ता है लूणियावास। वहाँ भावगढ़ है, भावगढ़ बांध है एक, उस बांध की पाल पर भरता है, ठीक है ना। भावगढ़ की बांध पर यानी लूणियावास जयपुर में गधों का मेला भरता है। कोई भी मंत्री है उसका उद्घाटन करने नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसका अगर उद्घाटन करने पहुंचे, वैसे पशुपालन मंत्री को पहुंचना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर है ना इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि लोग मजाक में फिर उसको गधा मंत्री बना दें कि भाई गधा मंत्री आया था उसको उद्घाटन कर दिया, इसलिए कोई मंत्री वहाँ नहीं जाता। और ये बस यानी कि गधों को जो अपने अपने गधे होते हैं उत्तम किस्म के वो लाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको एक्टर और एक्ट्रेनियों का नाम देते हैं अलग अलग। जैसे कई बार उसमें गधों का नाम, जैसे जितने भी एक्टर ने कि ये गधा वो है ये वो है, तो उसमें सबसे सुंदर किस्म का होता है, उत्तम किस्म का होता है, उसको प्रथम श्रेणी का घोषित करके उसको इनाम देते हैं। तो गधा पालक जाति है, गधा पालक जाति वो है कुम्हार। कौन सी है?
कुम्हार। और ध्यान रहे गधों का दूसरा जो मेला है राजस्थान में वो बढ़ता है सोरसेन में। कहाँ बढ़ता है? सोरसेन। सोरसेन कहाँ पड़ता है? सोरसेन पड़ता है 12 में। तो 12 में सोरसेन में दूसरा ऐसा जगह है जहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अगर पूछें गधों का मेला, गधों का अभ्यारण्य कहाँ, तो कहीं भी नहीं गधों का अभ्यारण्य, खत्म है गधों का अभ्यारण्य की बात, झूठी बात होती है कभी कभार। इस प्रकार से आपने गधों का प्रश्न पढ़ लिया होगा। अब अगला जो प्रश्न पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं खच्चर की। नंबर 8, खच्चर के बारे में प्रश्न पूछते नहीं वैसे। खच्चर सबसे ज़्यादा अलवर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं है। नंबर 9 है सुअर। सुअर सबसे ज़्यादा भरतपुर में पाए जाते हैं। और सुअर से जो है ना, सुअर के प्रश्न आते हैं। एक तो इससे स्वाइन फ्लू बीमारी होती है। कौन सी होती है? स्वाइन फ्लू। पूछें किससे होती है? तो सुअर से होती है। और अगर सुअर का कच्चा मांस खाया जाता है, कच्चा मांस, तो इस कच्चे मांस से पित्ताकृमि रोग हो जाता है। कौन सा? पित्ताकृमि। ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ इसको नारू भी बोलते थे, नारू रोग। नारू रोग, तो ध्यान रहे नारू रोग उन्होंने चलाया फिर बाद में। कच्चे मांस से नारू या पित्ताकृमि रोग होता है। ये यानी कि ये पैरों में हाथों में है ना, वो एक धागे की तरह, जैसे सफ़ेद धागा होता है ना, वो से एक कीड़ा निकलता है, लंबा खिंचता ही चला जाता है, तो बहुत पेन करता है, दर्द करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नारू रोग। और ये विदेशी नस्ल का शुक्र है ना, शुक्र सुअर को बोलते हैं। शुक्र फार्म वो कहाँ खोला गया है? तो ये अलवर में खोला गया है, ठीक है ना। विदेशी नस्ल का शुक्र फार्म कहाँ है? तो उसको बताएंगे आप अलवर में। और फिर बात करते हैं अपने आगे मुर्गी के बारे में। तो मुर्गी है, मुर्गियों को भी हम पशुपालन में पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी ना किसानों की आय को बढ़ाते हैं। तो मुर्गी अंडा उत्पादन या मांस के लिए, दोनों के लिए होता है। मुर्गी की बात करूं तो मुर्गी में रानीखेत रोग पाया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है रानीखेत रोग किस में पाया जाता है। वैसे रानीखेत उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ रानीखेत कुमाऊं सेंटर है, यादवों का सेंटर है, यादव जो आर्मी है यानी कुमाऊं गढ़वाल वगैरह, तो वो रानीखेत ये जो अपने नैनीताल बोलते हैं उससे आगे है। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो मुर्गियों में पाया जाता है रानीखेत रोग, ठीक है ना, मुर्गियों में। और दूसरा प्रश्न है, वैसे मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तो पाई जाती है महाराष्ट्र उसमें, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो अजमेर में पाई जाती है, ठीक है ना। अजमेर में सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ पाई जाती है, इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं। ध्यान रहे, अंडों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको मुर्गी के बारे में। और मुर्गी ये जो नर मुर्गी होता है उसको मतलब उसके पालन से संबंधित है, बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा में कड़कड़नाथ योजना है। ये पूछ लें कड़कड़नाथ योजना किस संबंध किससे है? तो जो योजना है ये मुर्गी से है, मुर्गियों उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये बांसवाड़ा में चलाई गई है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और फिर बात करें अपने मछली से, तो मछली के बारे में बात करें तो मछली सबसे ज़्यादा है ना ये पाली जाती है कानोता बांध में। कानोता बांध है कहाँ? कानोता बांध जयपुर में है। कानोता बांध कहाँ पर है? जयपुर में। पूछ लें मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किस बांध में होता था? कानोता बांध में। और दूसरा मछली अभ्यारण्य पूछ लें, मछली अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बड़ी तालाब उदयपुर में है। कहाँ पर है? बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ी तालाब उदयपुर। अभ्यारण्य का मतलब ये है वहाँ मछली पकड़ नहीं सकते कि उनका बचाव के लिए अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो कानोता बांध में मछली उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सबसे बड़ा है मछली उत्पादन के लिए बांध। और बड़ी तालाब को अभ्यारण्य घोषित कर रखा है उदयपुर को मछलियों के लिए। और मछली के आपको पता है तेल में विटामिन डी पाई जाती है। जब सूर्य किरणों में भी विटामिन डी होती है, सूर्य किरण नहीं ले पाता तो वो मछली का तेल खाएं, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। और इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए कुछ दूध से संबंधित बात करूं मैं तो राजस्थान के बारे में, अगर दूध के बारे में कई प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार, तो बता देता हूं आपको। वैसे कम चांस है। एक प्रश्न ये आ जाता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के बारे में पहले बता दिया। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड
ये श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है, 1970 में चला था। और ये वर्गीज कुरियन है, स्वर्गीय है वर्गीज कुरियन, ये इसके जनक है। वर्गीज कुरियन किसके जनक है? श्वेत क्रांति के जनक है, ऑपरेशन फ्लड के। ये दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई थी। दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है श्वेत क्रांति। बात करूं दूध की, तो राजस्थान में ध्यान रहे सहकारी जो फेडरेशन है, सहकारी जो दूध जो लिमिटेड जितने भी है ना ये कंपनियां हैं, वो किस नाम से दूध तैयार करती हैं? तो ये बताएंगे आप सरस नाम से। तो उससे पहले थोड़े से 2-4 पहले बात करते हैं अपने एक सबसे बड़ा पशु चारा केंद्र की बात करूं। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु चारा केंद्र कहाँ है? तो ये बताएंगे पोखरण में। पोखरण जैसलमेर में है, सबसे बड़ा पशु चारा केंद्र है। ध्यान रहे कहाँ पर है? पोखरण में। और अगला जो प्रश्न है इस पर कि राजस्थान में एकमात्र पशु चिकित्सा है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये वेटनरी डॉक्टर होते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर, ये विज्ञान विश्वविद्यालय बात करूं तो ये कहाँ है? तो ये बीकानेर में, ठीक है ना। एकमात्र है पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वो बीकानेर में है। बाकी पशुओं से संबंधित कोई अन्य जगह विश्वविद्यालय नहीं है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छूट गया, अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे अपने को भी हॉस्पिटल जाते हैं तो फ्री में क्या होता है, इलाज होता है 10 रुपये लेकर के, और वो गोलियां फ्री दे देते हैं हमें दवा की। ऐसे ही पशुओं के लिए भी निःशुल्क मुख्यमंत्री योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। ये डेट पूछ लेते हैं, ये बार बहुत बार पूछी जा चुकी है, कब चलाई गई थी योजना? तो ये 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 को चलाई गई थी मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। तो ये याद रखना आपको। राजस्थान में अगर बात करें दुधारू पशुओं के लिए वो अक्सर योजना चलाई गई है। तो आइवोमिक्स क्या है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, आइवोमिक्स। आइवोमिक्स, आइवोमिक्स एक काजरी है ना, काजरी जोधपुर में पड़ता है। उनके वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण है। रासायनिक मिश्रण क्या होता है? इससे दुधारू पशुओं में दूध में वृद्धि होती है। दुधारू पशुओं के दूध में वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये आइवोमिक्स है, समझ में आ गया होगा आपको आइवोमिक्स क्या है। एक और बता देता हूं आपको, दामन घास है एक, दामन और सेवण नाम सुना होगा। सेवण और दामन ये जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये दामन घास है, ये भी दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, दूध उत्पादन में वृद्धि करती है। पशुओं के लिए दामन घास है। एक और बता रहा हूँ मैं, आजकल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्तमान में चल रहा है, आपको याद रखना होगा, बहुत मोस्ट है, अब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ये है अजोला। ये पूछ सकते हैं आपको वर्तमान में, अजोला क्या है? एजोला। तो ध्यान रहे, अजोला को पढ़ेंगे हम। अजोला भीलवाड़ा में है, ध्यान रहे, भीलवाड़ा में एक योजना चल रही है। तो भीलवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा, ध्यान रहे, कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने ये अजोला तैयार किया है। और अजोला है क्या वास्तव में, इसको समझना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, अजोला एक टेरिडोफाइटा, याद रख लेना, टेरिडोफाइटा, ये वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं यार इसका। टेरिडोफाइटा होता है पानी में तैरने वाले पौधे, पानी में तैरने वाले पौधे होते हैं ऐसे। तो क्यों प्रसिद्ध है अजोला? तो ध्यान रहे,
अजोला है, ये इसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। जैसे आपने आप नाम सुना होगा टिड्डी। अभी बीकानेर के दुलचासर में, यानी अभी 30 जून है, एक किलोमीटर दायरे में एक टिड्डी दल गया था, तो किसानों की खेती चपेट कर जाएगा, चट कर जाएगा। तो उसके लिए सरकार को काम करना है, देखो क्या करना है। और वैसे टीचरों की ड्यूटी लगाई है, अध्यापकों की ड्यूटी, तो हम तैयार हैं, बता देंगे टिड्डी इधर गई है। वो गवर्नमेंट का काम है उसको समाप्त करने का। तो गवर्नमेंट समाप्त करे तब बात बढ़े ना, किसानों को परेशानी हो रही है। हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है, टिड्डियों में भी। पाकिस्तान में तो टिड्डी इकट्ठी करते हैं मार मार करके, और वो उसके दवाइयों के लिए भेज देते हैं, तो उससे प्रोटीन मिलती है ना, तो उसमें तैयार करते हैं। तो ध्यान रहे, इस टेरिडोफाइटा है अर्थात अजोला है, ये पौधा है पानी में तैरने वाला, इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है। इससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। तो दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, यानी कहने का अर्थ ऐसे पशु हैं, पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भीलवाड़ा कृषि विज्ञान द्वारा कौन सा पौधा तैयार किया गया? तो ये अजोला। और अजोला क्या है? तो ये पशुओं में दूध उत्पादन वृद्धि करने के लिए एक टेरिडोफाइटा किस्म का पौधा है, जो पानी में तैरने वाला होता है, 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब बात करते हैं पशुओं से संबंधित, कुछ दूध की बात चल रही थी, और दूध की बात अब कर ही लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो हम बात करते हैं पद्मा डेयरी की। तो ध्यान रहे, पद्मा डेयरी है, ये अजमेर में है और सबसे प्राचीन डेयरी है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन डेयरी, ठीक है ना। एक प्रश्न याद रखना। दूसरा, उर्मुल डेयरी पूछे, उर्मुल डेयरी कहाँ है? तो उर्मुल डेयरी बताएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। गंगमूल डेयरी पूछे तो गंगमूल गंगानगर में। और वरमूल पूछे तो वरमूल डेयरी तो ये जोधपुर में है भाई। ये उर्मुल पूछ सकते हैं, मुरमुल वाला महत्वपूर्ण, उर्मुल और पद्मा ये दो पूछते हैं। वरमूल जोधपुर में, गंगमूल गंगानगर में, उर्मुल बीकानेर में, पद्मा डेयरी है वो अजमेर में है। और ध्यान रहे, दूध से जो पाउडर बनाते हैं, सबसे बड़ा दूध जो पैकिंग केंद्र है वो कोटपुतली में। सबसे बड़ा दूध पैकिंग केंद्र ये कहाँ पर है? ये कोटपुतली में है। कोटपुतली कहाँ है? कोटपुतली जयपुर में है, जयपुर की तहसील है, ध्यान रहे। और राजस्थान सहकारी फेडरेशन जो दूध बेचता है वो सरस के नाम से बेचता है, ध्यान रहे। सरस डेयरी नाम सुना होगा आपने। राजस्थान सहकारी फेडरेशन किस नाम से दूध बेचता है? तो सरस के नाम से बेचता है। तो ये समझ में आ गए होंगे दूध से संबंधित प्रश्न आपके। और अब आगे का प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय है वो उदयपुर में है। दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। और अब बात करेंगे मेलों की, पशु मेलों की। तो पशु मेलों की बात करूं तो राजस्थान में, ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा पशु मेले वो कहाँ बढ़ते हैं? तो वो बताएंगे नागौर में बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ बढ़ते हैं? एक प्रश्न तो याद रखना, ये सर्वाधिक पशु मेले कहाँ बढ़ते हैं? नागौर में, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ ले, तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? ये प्रश्न पूछते हैं, तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला है, ये पर्वतसर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ये सबसे बड़ा है, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो उत्तर होगा तेजाजी पशु मेला। कई बार पूछे थे मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? बस मल्लीनाथ, तल्लीनाथ ये सब जालौर में बताना आपको। मल्लीनाथ कहाँ है? तो तल्लीनाथ जालौर में, मल्लीनाथ है ये तलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ है चैत्र माह में बढ़ता है। माह के पहले माह में मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तलवाड़ा बाड़मेर में। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में। ऐसे तो बहुत सारे पशु मेले लगते हैं, मैं आपको सभी नहीं बता रहा, प्रश्न बार बार इनके बारे में पूछे जाते हैं। जैसे जसवंत पशु मेला है वो है भरतपुर में है, गोमती सागर पशु मेला है वो झालावाड़ में है। तो ये तो अंत नहीं है इनका, तो थोड़ा ध्यान रखना। एक बता देता हूँ आपको छोटे छोटे चलते चलते। जयपुर जो चिड़ियाघर है, नाहरगढ़ में जो जैविक उद्यान था, वहाँ पर
यानी कि चेन्नई से शुतुरमुर्ग लाया गया था, ठीक है ना, और वो शुतुरमुर्ग है, वो नर शुतुरमुर्ग मर गया है, ठीक है ना, नर क्या है, नर शुतुरमुर्ग है, वो मर गया है। तो चेन्नई से जो शुतुरमुर्ग लाया गया था जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, बता देता हूँ आपको, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में नर शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ा होता है दानों का, और ये मादा है, मादा शुतुरमुर्ग। तो मादा शुतुरमुर्ग का नाम है वो है देवसेना। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो रखा गया था देवसेना। और जो नर शुतुरमुर्ग था इसका नाम था बाहुबली। क्या नाम था? बाहुबली और देवसेना। ये चेन्नई से लाए गए थे भाई, चेन्नई से नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। तो नर शुतुरमुर्ग मर गया, बाहुबली की मृत्यु हो गई ध्यान में। तो इसके बाद में आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। और इसको अच्छी तरह पढ़ें, क्वालिटी अच्छी करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें कैसा लगा आपको। कि अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि भाई हाँ ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद सबको। अगला जो टॉपिक है वो जल्द ही आपका नया बनाएंगे फिर। थैंक यू। हाँ बेटा बोल।